नमस्कार, मैं यशवंत कुमार सहआचार्य हिंदी राजकीय वाणिज्य महाविद्यालय कोटा सामान्य हिंदी पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। हम गेहूं बनाम गुलाब निबंध का अध्ययन कर रहे हैं। हम इस निबंध के 2 भाग पढ़ चुके हैं। आज हम इस निबंध का तीसरा भाग पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। चलो पीछे मुड़ो। गेहूं और गुलाब में हम फिर एक बार संतुलन स्थापित करें, किंतु मानव क्या पीछे मुड़ा है? मुड़ सकता है? वो महायात्री आगे बढ़ता रहा है, आगे बढ़ता रहेगा। और क्या नवीन चिर संतुलन चिरस्थायी हो सकेगा? क्या इतिहास फिर दूर आकर नहीं रहेगा? नहीं, मानव को पीछे मुड़ने की चेष्टा न करो। अब गुलाब और गेहूं में फिर संतुलन लाने की चेष्टा में सिर खपाने की आवश्यकता नहीं। अब गुलाब गेहूं पर विजय प्राप्त करे, गेहूं पर गुलाब की विजय, चिर विजय अब नए मानव की ये नई आकांक्षा हो। चलो पीछे मुड़ो। गेहूं और गुलाब में हम फिर एक बार संतुलन स्थापित करें। चलो हम पीछे मुड़ते हैं, इस महानाश से, सर्वनाश से पीछे मुड़ते हैं और एक बार फिर से उस प्राचीन काल के संसार में लौट जाते हैं, जब मनुष्य श्रम करते हुए गाता था, अर्थात जीवन का आनंद लेता था और गाते हुए आनंद लेते हुए श्रम करता था। हम उस संसार में लौट जाए। हमारा जो पीछे का जो संसार है, अतीत का जो संसार है, आदिम काल का जो संसार है, जब श्रम और संगीत साथ साथ हुआ करते थे, उसमें लौट जाते हैं और शरीर की और मन की आवश्यकताओं के बीच, शरीर की आवश्यकताओं और मन की वृत्तियों के बीच एक संतुलन स्थापित करते हैं। किंतु मानव क्या पीछे मुड़ा है? मुड़ सकता है। मनुष्य क्या पीछे मुड़ा है और मुड़ सकता है? अर्थात मनुष्य पीछे नहीं मुड़ता। मानव जाति निरंतर आगे ही बढ़ती चली आई है। जो छूट गया वह छूट गया, उसमें जो श्रेष्ठ उसको साथ लेकर वह आगे निरंतर बढ़ती रही है। उसको पीछे लौटाना, पीछे मुड़ना संभव नहीं है। आज हम सोचें कि हम विज्ञान के इन सब आविष्कारों को छोड़कर फिर से प्राचीन काल के सीधे साधे सरल खेतों वाले जीवन में लौट जाएं, तो अब वह संभव नहीं है। वह ये महायात्री आगे बढ़ता रहा है, आगे बढ़ता रहेगा। मानव महायात्री है, वह आज तक आगे बढ़ता आया है और आगे बढ़ता ही रहेगा। अर्थात मनुष्य निरंतर विकास करेगा, नए नए साधनों का, नई नई स्थितियों का, नए नए यंत्रों का वह निरंतर विकास करता चला जाएगा और इसके माध्यम से आगे बढ़ता रहेगा। और क्या नवीन संतुलन चिरस्थायी हो सकेगा? यदि हम पीछे लौटकर कोई नया संतुलन बना भी लें, तो क्या संतुलन जो है चिरस्थायी हो सकता है? सदा रह सकता है? नहीं रह सकता है। जीवन में स्थितियां बदलती रहती हैं, संघर्ष आते रहते हैं, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। क्या इतिहास फिर दूर आकर नहीं रहेगा? मानव जाति के इतिहास में ये अनेक बार देखने में आता है कि अतीत की बातें बार बार दूर आई जाती हैं। तो सामान्य जीवन का ये नियम है, एक प्रकार का यह चक्र है कि इतिहास अपने आप को दूर आता है। अर्थात भौतिक आवश्यकताओं और मानसिक वृत्तियों में असंतुलन स्थापित होता है और उनमें संघर्ष भी होता है। नहीं, मानव को पीछे मोड़ने की चेष्टा न करो। हमको मनुष्य को पीछे मोड़ने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। उसको आदिम युग में या प्राचीन काल के सीधे सरल युग में लौटाने की आवश्यकता नहीं का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। अब गुलाब और गेहूं में फिर संतुलन लाने की चेष्टा में सिर खपाने की आवश्यकता नहीं है। अब हमको गेहूं और गुलाब में संतुलन बनाने के लिए सिर खपाने की आवश्यकता नहीं है, प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है। हमको अपनी मानसिक वृत्तियों का भी विकास करना है, अपनी दैहिक आवश्यकताओं को भी संतुष्ट करना है। परंतु उनमें संतुलन लाने के लिए प्राचीन काल के उपायों को अपनाने, उनके लिए सिर खपाने, उनके बारे में सोच विचार करने की बहुत आवश्यकता नहीं है। अब गुलाब गेहूं पर विजय प्राप्त करें। अब हमको क्या करना है? अब हमको इस प्रकार का प्रयत्न करना है कि मानसिक वृत्तियां शारीरिक आवश्यकताओं पर विजय प्राप्त करें। विज्ञान के सहयोग से, तकनीकी के सहयोग से हम इतना प्रचुर अन्न उत्पन्न करें कि हमारी जो भोजन की आवश्यकता है वह पूर्ण हो जाए और उसके पश्चात हम भोग विलास में न डूबकर स्वस्थ मानसिक वृत्तियों का, स्नेह और सहयोग का, सद्भाव का, सम्मान का, समानता का, न्याय का, इस प्रकार की जो भी श्रेष्ठ वृत्तियां मनुष्य को मानसिक रूप से स्वस्थ बनाती हैं, मनुष्य को आगे बढ़ाती हैं, विकसित करती हैं, उनका विकास करें। और इस प्रकार से हम गेहूं पर गुलाब की विजय की घोषणा करें। गेहूं पर गुलाब की विजय
चिर विजय अब नए मानव की ये नई आकांक्षा हो। रचनाकार कह रहा है गेहूं पर गुलाब की विजय भौतिक आवश्यकताओं, शारीरिक आवश्यकताओं, दैहिक आवश्यकताओं पर मनुष्य की भावनाओं की, कल्पनाओं की, स्वप्नों की चिर विजय हो। ऐसी विजय जो फिर कभी पराजय में न बदले, जो सदा बनी रहे। इस प्रकार की नई आकांक्षा, नई इच्छा मनुष्य के मन में उत्पन्न होनी चाहिए। उसको प्रयत्न करना चाहिए कि अब मनुष्य की भौतिक आवश्यकताओं, दैहिक आवश्यकताओं के सामने उसकी कल्पनाओं, भावनाओं, आनंद वृत्ति, मानसिक वृत्तियों, सकारात्मक सोच को दम तोड़ना न पड़े। क्या यह संभव है? बिल्कुल 16 आने संभव है। क्या हम जो सोचते हैं कि गेहूं पर गुलाब विजय प्राप्त कर लेगा, दैहिक आवश्यकताओं पर मानसिक भावनाएं, कल्पनाएं विजय प्राप्त कर लेंगी, क्या यह संभव है? विज्ञान ने बता दिया है ये गेहूं क्या है, और उसने ये भी जता दिया है कि मानव में ये चिर बुभुक्षा क्यों है। विज्ञान ने निरंतर प्रयोग करके, परीक्षण करके, शोध करके हमको यह बता दिया है कि गेहूं वस्तुतः क्या चीज है। गेहूं के माध्यम से हमारी भूख क्यों और कैसे मिटती है। गेहूं का गेहूंत्व क्या है हम जान गए हैं। गेहूं में वह चीज क्या है जिससे हमारी भूख मिटती है। ये गेहूं तो उसमें आता कहाँ से, हमसे यह भी छिपा नहीं। आज हमने जान लिया है कि गेहूं जो गेहूं है, गेहूं में वह चीज जो हमारी भूख मिटाती है वह किस प्रकार से उसमें उत्पन्न होती है, ये हम जान गए हैं। पृथ्वी और आकाश में कुछ तत्व एक विशेष प्रक्रिया से पौधों की बालियों में संग्रहित होकर गेहूं बन जाते हैं। उन्हीं तत्वों की कमी हमारे शरीर में भूख नाम पाती है। विज्ञान ने अपने शोध से, प्रयोग से, परीक्षण से हमको बता दिया है पृथ्वी और आकाश के कुछ तत्व विशेष प्रक्रिया के माध्यम से गेहूं की बालियों में संग्रहित होकर गेहूं का निर्माण करते हैं, उस तत्व का निर्माण करते हैं जिसकी हमारे शरीर में कमी हो जाती है। और गेहूं की बालियों से, गेहूं के दानों से हमको वह खाद्य, वह पोषण, वह तत्व प्राप्त होता है और हमारी भूख मिट जाती है। क्यों पृथ्वी की जुताई, गुड़ाई, क्यों आकाश की दुआई? हम पृथ्वी और आकाश में उन तत्वों को सीधे क्यों न ग्रहण करें? हम क्यों पृथ्वी की जुताई करें, गुड़ाई करें? क्यों आकाश की ओर देखें कि बादल आए? हम पृथ्वी और आकाश में से उन तत्वों को सीधे ग्रहण करें और अपनी भूख मिटा लें। विज्ञान इस प्रकार का निरंतर प्रयत्न कर रहा है कि हमारे शरीर को जिस प्रकार के कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता है, विटामिन, प्रोटीन की आवश्यकता है, हमारे पोषण के लिए जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता है, उन चीज़ों को पृथ्वी से और आकाश से सीधे ही दवाइयों के रूप में, गोलियों के रूप में एक दिन वह संग्रहित कर देगा और हमको गेहूं उगाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। हम उनको सीधा ग्रहण कर सकेंगे। इस प्रकार के कमरे होंगे, इस प्रकार की स्थितियां होंगी जहां हम जाएंगे और कुछ देर बैठने के बाद हम वहां पर अपने आप को स्वस्थ अनुभव करेंगे। हम अनुभव करेंगे कि हमारी भूख मिट गई है। ये तो अनहोनी बात, उटोपिया ऐसा लगता है ये तो कभी हो ही नहीं सकता, ये तो उटोपिया है, ये तो एक प्रकार की मनोकल्पना है, मानसिक संसार है। हाँ, ये अनहोनी बात, उटोपिया तब तक बनी रहेगी जब तक विज्ञान संहार कांड के लिए ही आकाश पाताल करता रहेगा। जो ही उसने जीवन की समस्याओं पर ध्यान दिया, यह हस्ता मलकवत सिद्ध होकर रहेगी। ये अनहोनी बात मालूम पड़ती है, कल्पना का संसार मालूम पड़ती है, मनोसंसार मालूम पड़ती है। पर जिस दिन भी विज्ञान संहार कांड को छोड़कर, यानी हथियार बनाना छोड़ करके, उनके लिए आकाश पाताल एक करना छोड़ करके जीवन की समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करेगा कि मनुष्य की समस्याएं क्या है, इस ओर जब विज्ञान का ध्यान जाएगा, विज्ञान इस विषय में विचार करेगा, अध्ययन करेगा, शोध करेगा, प्रयोग करेगा, तो उस दिन ये जो कल्पना की बात है कि हम सीधे ही पृथ्वी और आकाश से हमारे शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो तत्व आवश्यक हैं उनको ग्रहण कर सकें, तो ये बात हाथ में लिए हुए आंवले के समान स्वयं सिद्ध हो जाएगी। जिस प्रकार हाथ में रखे आंवले के बारे में हम सब जानते हैं, उसी प्रकार से एक दिन हम विज्ञान के माध्यम से सीधे ही आकाश और पृथ्वी से अपनी आवश्यकता के तत्वों को ग्रहण कर सकेंगे। फिर हमें खेती की, गुड़ाई की, जुताई की आवश्यकता नहीं रहेगी। बादलों के लिए किसी से दुआई की, प्रार्थना की आवश्यकता नहीं रहेगी। और विज्ञान को इस ओर आना है, नहीं तो मानव क्या, सारे ब्रह्मांड का संहार निश्चित है। विज्ञान को हथियारों का, शस्त्रों का विकास छोड़ करके मनुष्य की समस्याओं को समझने के लिए, मनुष्य की आवश्यकताओं को समझने के लिए अपना ध्यान लगाना होगा, उनके समाधान ढूंढने होंगे। जैसे ही विज्ञानी इस ओर आएगा, और उसको आना ही होगा, सारे नहीं तो सारे ब्रह्मांड का, पृथ्वी का ही नहीं, ब्रह्मांड का जो है विनाश, संहार निश्चित है। विज्ञान धीरे धीरे इस ओर कदम बढ़ा भी रहा है। विज्ञान धीरे धीरे शस्त्रों का विकास छोड़कर मनुष्य की समस्याओं का समाधान
ढूंढने का प्रयत्न कर रहा है। कम से कम इतना तो वह तुरंत ही कर देगा कि गेहूं इतना पैदा हो कि जीवन की अन्य परमावश्यक वस्तुएं हवा पानी की तरह इफरात हो जाएं। विज्ञान इस दिशा में प्रयत्न कर रहा है। कृषि विज्ञान में बहुत खोज हुई है, शोध हुई है, उसी के परिणाम स्वरूप आज भारत में इतना गेहूं और चावल पैदा हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है कि हम संसार को उसका निर्यात कर पा रहे हैं। तो विज्ञान ने यह संभव कर दिया है कि प्रचुर मात्रा में गेहूं का, चावल का, मनुष्य के भोजन का उत्पादन हो कि हवा पानी की तरह सबको सुलभ हो जाए। बीज खाद सिंचाई जुताई के ऐसे तरीके निकलते ही जा रहे हैं जो गेहूं की समस्या को हल कर दें। नए तरह के बीजों का विकास हो रहा है, तरह तरह की खाद बनाई जा रही है, सिंचाई के साधनों का विकास किया जा रहा है, जुताई के लिए ट्रैक्टर लाए जा रहे हैं और भी नए तरीके विकसित किए जा रहे हैं। उसके परिणाम स्वरूप गेहूं की समस्या का, भोजन की समस्या का तुरंत ही हल विज्ञान के द्वारा कर दिया जाएगा। ऐसा विचार, ऐसा सपना रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने वर्षों पहले देखा था और आज हम 2021 में ये अनुभव करते हैं कि भारत प्रचुर मात्रा में भोजन उत्पन्न कर रहा है और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ संसार के भूखे राष्ट्रों की भूख मिटाने के लिए उनको निर्यात भी कर रहा है। अनेक बार तो वह दान में या सहायता के रूप में भी अन्न संसार के देशों में भिजवाता है। प्रचुरता, शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले साधनों की प्रचुरता की ओर आज का मानव प्रभावित हो रहा है। मनुष्य की जो आवश्यकता है, जो दैहिक आवश्यकता है, उनकी पूर्ति के लिए इस प्रकार के साधनों का विकास किया जा रहा है, प्रचुर साधनों का विकास किया जा रहा है कि मनुष्य धीरे धीरे अपनी दैहिक आवश्यकताओं की आसानी से, सरलता से पूर्ति करके कल्पना के संसार में खो सके, नई नई कल्पनाएं कर सके, भावनाओं का अनुभव कर सके, भावनाओं की साहित्य संगीत के माध्यम से अभिव्यक्ति कर सके। इस प्रकार का प्रयत्न विज्ञान के सहयोग से आधुनिक संसार में निरंतर हो रहा है और एक दिन निश्चय ही गेहूं पर गुलाब की विजय होगी। इसी आशा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।